हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा चैप्टर है ब्लड। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स, जो कि आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और एमएसएन में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्लड के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में एनाफीजियो क्लियर करनी पड़ेगी। अगर एनाटोमी फिजियोलॉजी आपके ब्लड के क्लियर है तो डिजीज़ तो आप इजीली पढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक से एनाफीजियो में बता देता हूँ। जैसे कि ब्लड का कलर रेड होता है, वॉल्यूम इसका 5 से 6 लीटर होता है, वास्कोसिटी जो है इसकी वो 5 टाइम मोर देन वाटर होती है, डेंसिटी मोर देन वाटर होती है इसकी, पीएच इसकी 7.35 से 7.45 होती है, टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑस्मोलरिटी इसकी 285 से 295 होती है, एंड कोगुलेशन एबिलिटी होती है इसकी। फंक्शन इसके होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रेगुलेशन करता है ये टेम्परेचर, पीएच एंड फ्लूइड वॉल्यूम को, प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, क्लोट का काम करता है ये, डिजीज सर्विलेंस होता है, सेलुलर एक्सचेंज करता है ये, गैस एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज करता है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है। कंपोनेंट इसके होते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, जिसमें से 90% वाटर होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो है हीमोस्टेसिस प्रोसेस करवाता है। हीमोस्टेसिस प्रोसेस क्या होता है? हीमोस्टेसिस प्रोसेस का मतलब होता है मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? वास्कुलर स्पाज्म होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होती है। देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। देन होता है कोगुलेशन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में, एंड फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स थे जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट होके फिर फिब्रोलाइसिस करवाता है, यानी कि क्लोट जो बना था ब्लड लॉस के टाइम उसको रिमूव कराता है। तो ये थी नॉर्मल सी एनाफीजियो ब्लड की। अब हम देखते हैं एनीमिया डिजीज़ के बारे में। सबसे पहली डिजीज़ है हमारी एनीमिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। आप कह सकते हो ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ एनीमिया ही है। एनीमिया से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो शुरू करते हैं हम एनीमिया के बारे में पढ़ना। एनीमिया के बारे में हमने बचपन से पढ़ रखा है कि खून की कमी। ठीक है, नाम से ही पता चलता है खून की कमी, यानी कि ब्लड की लॉस हो गई है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड लॉस, यानी कि डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन। आरबीसी या हीमोग्लोबिन का अगर लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी कम होने के कारण O2 ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है, क्योंकि आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। जब ऑक्सीजन कम, आरबीसी कम होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और आरबीसी O2 ट्रांसपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब हम एनीमिया के टाइप देखते हैं। तो दो टाइप होते हैं इसके, सॉरी 3 टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन आरबीसी साइज, बेस्ड ऑन अंडरलाइन कॉजेज एंड अदर कॉजेज। फर्स्ट हम देखते हैं आरबीसी साइज के अकॉर्डिंग। तो फर्दर इसके उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, यानी कि माइक्रोसाइटिक के अंदर क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो आरबीसी की साइज़ है वो स्मॉल हो जाती है। देन नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक के अंदर जो आरबीसी की नंबर है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रोसाइटिक में साइज़ स्मॉल हो जाएगी, नॉर्मोसाइटिक में नंबर रिड्यूस हो जाएगी आरबीसी के। एंड देन मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक नाम से पता चल रहा है, मैक्रो यानी बड़ा, यानी कि जो साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी एंड जो नंबर है आरबीसी के वो डिक्रीज हो जाएगी। जो मैक्रोसाइटिक कंडीशन होती है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण अक्कर होती है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि है बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉजेज। इसके फर्दर 4 टाइप होते हैं: न्यूट्रिशनल एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिजीज। देन अदर टाइप्स जो है वो 3 है: पर्निशियस एनीमिया, फैनकोनी एनीमिया एंड डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। जो अपना पर्निशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी जो है उसकी संख्या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन फैनकोनी एनीमिया में क्या होता है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण क्रिएट होता है अपना फैनकोनी एनीमिया। देन थर्ड है डायमंड ब्लैक फंक्शन फैन एनीमिया, डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, जो कि बोन मैरो टू प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो बोन मैरो होती है वो फेल हो जाती है आरबीसी प्रोडक्शन करने में। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती अपनी बोन मैरो, उसको हम बोलते हैं डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। अब इसकी एटियोलॉजी देखते हैं हम। एटियोलॉजी कुछ इस प्रकार है: न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, किडनी डिजीज, जेनेटिक कॉज या ब्लड लॉस। ये सब कंडीशन में आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके कॉजेज है या एटियोलॉजी है। रिस्क फैक्टर में आ जाता है प्योर डाइट,
क्रोनिक डिजीज लाइक HIV, एड्स, ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, मेडिसिन, ये सब इसके रिस्क फैक्टर है। साइन एंड सिम्टम में आ जाता है कि फटीग हो जाता है, ब्लड लॉस होगा तो फटीग तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, फटीग, वीकनेस, पेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, कोल्ड स्किन एटसेट्रा। अब हम देखते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पाल, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लिखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके कारण क्या होगा, इटियोलॉजी फैक्टर के कारण जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो आरबीसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड आरबीसी डिक्रीज होने के कारण फंक्शंस जो है बॉडी के वो डिक्रीज हो जाएंगे। आरबीसी डिक्रीज होने के कारण जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसके कारण हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ एनीमिया, जिसके अंदर हम सीबीसी करवाएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, एंड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवाएंगे, जिसके अंदर हम आरबीसी का शेप देखते हैं। देन हम आयरन स्टडी करवाएंगे, विटामिन B12 एंड फॉलेट स्टडी करवाएंगे। देन लास्ट है हमारा बोन मेरो बायोप्सी करवाएंगे हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में। ठीक है, बोन मेरो बायोप्सी का मतलब होता है बोन मेरो को हम लिविंग टिश्यू लेते हैं और फिर उसको लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। मैनेजमेंट में हम देखते हैं, तो मैनेजमेंट में हम इसको न्यूट्रिशनल, पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉजेज़ को, मेडिकेशंस लाइक इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेशन मेडिकेशंस देंगे, डाइट मॉडिफिकेशंस करेंगे, विटामिन B12, आयरन, फोलेट की टैबलेट्स देंगे, उनसे रिलेटेड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि जब आपको एनीमिया आया, अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो आपको हार्ट प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब ज़्यादा, ज़्यादा क्या हो जाएगी, आरबीसी, यानी कि पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी की एबनॉर्मल प्रोडक्शन देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है आरबीसी का एबनॉर्मली। ठीक है, इट इज़ रिजल्टिंग वास्कस, यानी कि जब आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पॉलीसाइथीमिया में, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है। ठीक है, जो कि लीड करता है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स को, यानी सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो इजीली वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा सेल टिश्यूज के अंदर। ठीक है, इसके फर्दर टाइप्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, रिलेटिव। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बाय बोन मेरो, यानी कि जो बोन मेरो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन एक्सेसिव करने लग जाएगी एबनॉर्मली। ठीक है, ये था प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, जो कि कंपनसेट करेगा बॉडी को एंड पॉलीसाइथीमिया को कॉज करेगा। ठीक है, रिलेटिव के अंदर क्या होगा, रिलेटिव एक्सप्लेन करता हूँ मैं कुछ इस प्रकार की, जब आरबीसी की साइज नॉर्मल होती है या नंबर ऑफ आरबीसी नॉर्मल होता है, तब वाटर भी नॉर्मल होता है। बट जब आरबीसी की साइज़ या नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है, तब वो आरबीसी को बॉडी के अंदर रहने के लिए या ब्लड के अंदर रहने के लिए ज़्यादा जगह घेरनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होगा कि वाटर के लिए जगह नहीं बचती, तो उसके कारण आरबीसी जो है वाटर की भी जगह लेने लग जाता है। तो उसके कारण वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये था हमारा रिलेटिव टाइप। इस प्रकार से हमारे पॉलीसाइथीमिया के टाइप भी होते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ऑफ पॉलीसाइथीमिया। इटियोलॉजी में हम दो टाइप्स देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज जो है वो है JAK2, यानी कि जेनस काइनेस 2। जेनस काइनेस 2 का मतलब क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि म्यूटेशन इन दिस जीन, ये एक जिन है जेनस काइनेस 2, इस जिन के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है अपना पॉलीसाइथीमिया कॉज करता है ये। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है प्राइमरी कॉज का पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, सेकेंडरी कॉज देखते हैं, तो सेकेंडरी कॉज ये है कि हाइपोक्सिक डिजीज देखने को मिल सकती है, COPD है, अगर आपको किडनी डिजीज हो रखी है लाइक इरिथ्रोपोइटिन, जिसके अंदर आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, तो इन सब कंडीशन में भी आपकी पॉलीसाइथीमिया वाली कंडीशन या डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ। तो रिस्क फैक्टर वही है, एज, स्मोकिंग, लंग डिजीज, जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक हाई एप्टीट्यूड वाले एरिया पे हो तो। ठीक है, ये सब रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट फाइनेंस सिम्टम में आ जाता है हेड एक, डिजीनेस, रेड स्किन, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, फटीग, विजुअल प्रॉब्लम्स, इचिंग एटसेट्रा। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, जो इरिथ्रोपोइटिन है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बोन मेरो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। बोन मेरो हाइपर एक्टिव होने के कारण क्या हो जाएगा, जो ब्लड की वेस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो ब्लड
कारण जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जो कि कॉज करेगा इंक्रीज क्लोटिंग चांसेस। यानी कि जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो वो क्लोट करता है इजीली, यानी कि जिसके कारण वो क्लोटिंग चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, थ्रोम्बिक चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस में आ जाता है कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम पेशेंट का सीबीसी करेंगे, JAK2 म्यूटेशन टेस्ट कराएंगे, O2 सेचुरेशन कराएंगे, हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, इरिथ्रोपोइटिन कराएंगे हम। अब हम बढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट में हम फेलेबेक्टोमी करेंगे। फेलेबोटोमी क्या होता है? बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव कराना, ठीक है। जब आरबीसी इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे बॉडी से, उसी को हम फेलेबोटोमी कहते हैं। देन हम क्या करेंगे? माइलो सप्रेसिव थेरेपी लेंगे। माइलो सप्रेसिव थेरेपी क्या होती है? इसके अंदर क्या करते हैं हम? बोन मैरो जो है वो प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं। बोन मैरो को सप्रेस करने के कारण वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ट्रीटमेंट है, माइलो सप्रेसिव थेरेपी। इसका एग्जांपल है लाइक डोक्सा रेबाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है लो डोज ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन की लो डोज देंगे, जिसके कारण जो कोगुलेशन के चांस बन रहे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ये एक प्रकार से एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है एस्प्रिन, वो देते हैं हम पेशेंट को। देन हम देंगे हाइड्रेशन के लिए, हम देंगे NSRL वगैरह दे देंगे, O2 थेरेपी दे देंगे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इसके थ्रोम्बोसिस, हाइपरवेस्कोसिटी सिंड्रोम एंड पेप्टिक अल्सर, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है। किसके? पॉलीसाइथीमिया के। इसी प्रकार हमारी पॉलीसाइथीमिया डिजीज भी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपर्ली, यानी कि ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं कर पाता है। ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं कर पा रहा है, इसका कारण ये है कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उनमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, या फिर जो अपने प्लेटलेट है उनमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, जिसके कारण जो है ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पा रहा है। यही है हमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसके टाइप्स होते हैं दो टाइप्स, प्लेटलेट डिसऑर्डर, देन सेकंड इज क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर। प्लेटलेट के कारण अगर होगा तो उसको प्लेटलेट डिसऑर्डर बोलेंगे, एंड क्लोटिंग फैक्टर के कारण होगा तो उसको क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर बोल लेते हैं। प्लेटलेट डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? दो कंडीशंस देखने को मिलती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेटलेट की संख्या जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड क्वालिटेटिव का मतलब है जो प्लेटलेट की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, यानी कि जो प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है? तीन कंडीशंस देखने को मिलती है, यानी कि हीमोफिलिया ए या बी हो जाता है। देन सेकंड है वन वेल ब्रांड डिजीज देखने को मिलती है, एंड थर्ड है रेयर क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती है हमें क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर के अंदर। अब हम चलते हैं ईटियोलॉजी की तरफ। तो ईटियोलॉजी में वही है, जेनेटिक कॉज है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक कॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इसके हो जाते हैं फैमिली हिस्ट्री, मेडिसिन, लीवर डिजीज एटसेट्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। साइन एंड सिम्टम में आ जाते हैं रेडनेस, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम एटसेट्रा, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल एटसेट्रा। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करवाएंगे, पेशेंट के कोगुलेशन टेस्ट करवाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर जो है 13 उन सभी का टेस्ट करेंगे, वन वेल ब्रांड फैक्टर्स का भी टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? जो फैक्टर है उनको रिप्लेस करेंगे, देन डेस्मोप्रेसिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के वो है हिमार्थोरेसिस। हिमार्थोरेसिस का मतलब होता है जॉइंट डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया। MCQ में आ सकता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है एनीमिया होता है, एंड दूसरा है हिमार्थोरेसिस। नेक्स्ट डिजीज है हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर, इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी कि ये इनहेरिटेड है। एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण जो आरबीसी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके फर्दर दो टाइप्स है टाइप, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। अल्फा के अंदर क्या होता है कि डिफेक्ट इन अल्फा ग्लोबिन, जो अल्फा ग्लोबिन होते हैं उनके अंदर डिफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, एंड जो बीटा है उसके अंदर तीन कंडीशन होती है, मेजर, इंटरमीडिएट, माइनर। मेजर के अंदर क्या होता है? रिक्वायर होती है डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हमको
नो सिम्टम देखने को मिलेंगे एंड नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिम्टम भी उसको नहीं देखने को मिलेंगे उसके अंदर। एटियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जेनेटिक कॉज है ये, ठीक है। जो थैलेसीमिया है वो जेनेटिक कॉज है जिसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है। कोई पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले क्या होगा, जीन म्यूटेशन देखने को मिलेगा। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा एंड बीटा हीमोग्लोबिन्स है उनके अंदर डिफेक्टिव देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करेगा इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। जो इरिथ्रोपोइसिस होता है उसको इनइफेक्टिव करेगा, जिसके कारण हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करेगा एनीमिया को। एनीमिया कॉज होने पे क्या होगा, बोन मेरो कंपनसेट करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस देखने को मिलेगा और वो कॉज करेगा आयरन ओवरलोड को, यानी कि आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साइन एंड सिम्टम कुछ इस प्रकार है: फटीग, वीकनेस, पेलर, जॉन्डिस, एनलार्ज लिवर और स्प्लीन एंड स्वेलिंग एब्डोमेन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, इरिथ्रोपोइसिस, जेनेटिक टेस्ट, आयरन स्टडी वगैरह कराएंगे हम। मैनेजमेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, फॉलिक एसिड देंगे पेशेंट को एंड चिलेशन थेरेपी देंगे हम। चिलेशन थेरेपी का मतलब होता है रिड्यूस आयरन प्रोडक्शन, जो आयरन प्रोडक्शन होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। देन बोन मेरो एंड स्टीम सेल ट्रांसप्लांट करा देंगे हम। तो ये थी हमारी डिजीज़ जो कि होती है ख़त्म। थैलेसीमिया के बाद में हम नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं अब, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, ल्यूकेमिया इज़ द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो है उसका ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हैम्पर द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को हैम्पर करता है या इम्यून सिस्टम को कॉज करता है ये ल्यूकेमिया, ठीक है। जो कि इम्पैक्ट करता है नॉर्मल ब्लड फंक्शंस को इम्पैक्ट करेगा ये ल्यूकेमिया अपना। इसके दो टाइप्स होते हैं देखने को मिलते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट के अंदर वापस क्या होता है, दो कंडीशंस देखने को मिलती है, ALL AML। ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो होता है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, एंड जो दूसरा है एक्यूट माइलॉइड लिम्फेमिया, सॉरी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, वो बड़ों के अंदर देखने को मिलता है, अडल्ट के अंदर। वापस बता देता हूँ, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, एंड जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है वो अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। एंड जो दूसरा टाइप है क्रोनिक, इसके अंदर भी दो टाइप्स है, CLL CML। CLL यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो कि अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा, एंड जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। जो ALL है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, एंड जो CLL है वो बड़ों के अंदर। दूसरी तरफ AML वापस बड़ों के अंदर, एंड जो CML है वो बच्चों के अंदर, यानी एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम एटियोलॉजी की तरफ। ल्यूकेमिया की एटियोलॉजी कुछ इस प्रकार है कि जेनेटिक वगैरह एनवायरमेंटल कॉज हो गया, इन सब से ल्यूकेमिया हो सकता है। रिस्क फैक्टर में आ जाता है फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन एक्सपोजर एंड स्मोकिंग। अब हम बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। ल्यूकेमिया की पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होगा कि म्यूटेशन इन जीन, जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मलिटीज आएगी जीन के अंदर, जिसके कारण अनकंट्रोल एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है उनका अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, यानी ब्लड सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन इन नॉर्मल हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस होता है, नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी हमको, जिसके कारण जो एबनॉर्मल सेल है उसके अंदर एक्यूमुलेशन होगा, ग्लूटामिक सेल है उसके अंदर एक्यूमुलेशन होगा, जिसके कारण ब्लड फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होगा। ब्लड फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड होने के कारण इंक्रीज हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए, इंफेक्शन के लिए इंक्रीज होने के कारण ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। साइनल सिम्टम है ल्यूकेमिया के, रेडनेस, पेन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, स्प्लीन एनलार्ज, स्वेटिंग, वेट लॉस एटसेट्रा।
और ये जो अपना था ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपीनिया दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ल्यूकेपीनिया जो है उसके अंदर वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अपना ल्यूकेमिया जो था, ल्यूकेमिया के अंदर क्या था कि जो डब्ल्यूबीसी है उसकी एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी प्रोडक्शन जो है वो हाई हो गया था। दूसरी तरफ जो अपना ल्यूकेपीनिया है उसके अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी डब्ल्यूबीसी की कमी देखने को मिलेगी। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इन विच डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड रिजल्टिंग इन इन्फेक्शन। ईटियोलॉजी इसकी है ल्यूकोपीनिया की कि वायरल इन्फेक्शन, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कंजेनाइटल डिसऑर्डर या कोई मेडिकेशंस है उसके कारण ल्यूकोपीनिया आपको कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर हो जाता है इसके एनवायरमेंटल हो गया, मेडिकेशंस हो गई एटसेट्रा। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिक्रीज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, जिसके कारण डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और वो कॉज करेगा डब्ल्यूबीसी की संख्या को कम करेगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने के कारण इम्यून सिस्टम जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, जो कि कॉज करेगा इन्फेक्शन को। साइन एंड सिम्टम देखते हैं ल्यूकोपीनिया के। सबसे पहले फीवर, इन्फ्लामेशन, डिक्रीज ब्लड, हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्सर, इन्फेक्शन एंड थ्रस्ट। डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, एक्सरे, लिम्फोसाइट काउंट एटसेट्रा। मैनेजमेंट में हम स्टेरॉइड्स थेरेपी देंगे, विटामिन देंगे, साइटोकाइनिन थेरेपी देंगे। कॉम्प्लिकेशंस है ल्यूकोपीनिया के लाइक डेथ एंड इन्फेक्शन। अब हम चलते हैं ल्यूकोफॉर्म्स की तरफ। सॉरी लिम्फोमास लिम्फोमास एक ऐसी डिजीज है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ब्लड कैंसर। ये भी एक कैंसर है, लेकिन कैसा कैंसर है, कॉम्प्लेक्स ब्लड कैंसर है लिम्फोमा, जिसके अंदर क्या जो कि ओरिजिनेट होता है लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, तो अपना जो लिम्फोमास है वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम से ये ओरिजिनेट होता है एंड ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ब्लड कैंसर है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है अपना इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। इसके सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं इसके अंदर हमको। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है HL यानी कि हॉटकिन लिम्फोमास एंड दूसरा है नॉन हॉटकिन लिम्फोमास। हॉटकिन लिम्फोमास जो है वो 20 से 30 साल के एज ग्रुप्स में देखने को मिलता है एंड नोड्स जो है लिम्फ नोड्स उनके अंदर होता है ये मेनली। जो नॉन हॉटकिन लिम्फोमास है वो ओवर 65 ईयर ओल्ड के अंदर देखने को मिलता है एंड अफेक्ट करता है बीटा सेल्स एंड बी सेल्स एंड टी सेल्स। ईटियोलॉजी है इसकी लिम्फोमास की, जेनेटिक, एज, इम्यून डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीज एंड इन्फेक्शन, इन सब में से कोई भी अगर आपको है तो आपको लिम्फोमास कॉज कर सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक म्यूटेशन होगा, जेनेटिक चेंज हो गए, जीन में चेंजेस आने के कारण क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट प्रोलिफिकेशन एबनॉर्मलिटीज, यानी जो लिम्फोसाइट है उनका एबनॉर्मली प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैलिग्नेंट सेल जो है वो कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सस्पेक्टिबल टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये थी हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लिम्फोमा। नेक्स्ट इसके हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, फीवर, स्वेटिंग, वेट लॉस, कफिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा एंड द मेन डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह देंगे। हम कॉम्प्लिकेशंस उसके हैं, बोन मैरो डिस्टर्ब हो सकती है एंड डेथ हो सकती है आपकी। नेक्स्ट डिजीज है हमारी माइलोमास। माइलोमास इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये भी एक ब्लड कैंसर का टाइप है, जिसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो बोन मैरो के अंदर एक्यूमुलेट क्रिएट करती है, यानी कि जो बोन मैरो है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, वही है हमारा माइलोमास। अब डब्ल्यूबीसी का एक्यूमुलेशन हो गया बोन मैरो के अंदर, तो क्या करेगा, रिजल्टिंग इन डिस्टर्ब ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन था अपना नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं होते, ओवर प्रोडक्शन या एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है ब्लड का।
रीजन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। ईटियोलॉजी में आ जाता है जेनेटिक कॉज है, रिस्क फैक्टर किसके है, ये पैसे साल को ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलती है, फैमिली हिस्ट्री को डिपेंड करती है, ओबेसिटी है तो उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकती है अपनी माइलोमास वाली कंडीशन। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं माइलोमास की। सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होगा जिसके कारण मोनोक्लोनल प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करेगा बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन। बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा, बोन का डिस्ट्रक्शन होगा। बोन डिस्ट्रक्शन होने के कारण हाइपर कैल्शियमिया होगा, यानी कि कैल्शियम जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि रीनल इम्पेयरमेंट होगा। रीनल इम्पेयरमेंट के कारण क्या होगा, जो एनीमिया को कॉज करेगा। रीनल इम्पेयरमेंट एनीमिया को कैसे कॉज करेगा, तो होता क्या है कि जो रीनल के अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, जो कि इम्पेयरमेंट होने पे क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो आरबीसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि कॉज करता है एनीमिया को। अब एनीमिया कॉज होने पे क्या हो जाएगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी देखने, यही हमारी माइलोमास की पैथोफिजियोलॉजी। साइलेंट सिम्टम में आ जाता है बॉडी पेन, इन्फेक्शन, फटीग, एनीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, किडनी प्रॉब्लम्स, वीकनेस, वेट लॉस एक्सेट्रा। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, यूरिन टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे एक्सेट्रा। मैनेजमेंट में हम कीमोथेरेपी करेंगे, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे, टारगेट थेरेपी देंगे, हम पेशेंट को बोन अंडर मॉडिफाइड थेरेपी देंगे। कॉम्प्लिकेशन में हम फ्रैक्चर, इन्फेक्शंस, रीनल फेलियर एंड हाइपरकैल्सीमिया, ये सब इसके कॉम्प्लेक्शन है माइलोमास के। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज है हमारी प्लेटलेट डिफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट डिफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, जो नॉर्मली प्लेटलेट के काउंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके फर्दर कई सारे नाम है, जैसे कि पहला नाम है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आईटी, ये इसका एक नाम है। एंड एक और इसका नाम है आईटीपी, जिसका मतलब होता है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। एंड फर्दर इसका तीसरा नाम है आईटीपी, जिसका मतलब होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब जो अपना प्लेटलेट डिफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इसके अंदर होता क्या है, तो एग्जैक्ट इसके अंदर प्लेटलेट काउंटलेस हो जाता है, यानी कि जो 1.5 लाख से भी कम जो है प्लेटलेट काउंट देखने को मिलता है, 1,50,000 से भी कम प्लेटलेट देखने को मिलता है, जिसके कारण जो एबनॉर्मल प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस वाली कंडीशन हो जाती है। इट इज़ अ एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि ये एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो कि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय प्लेटलेट, यानी जो अपना इम्यून सिस्टम है वो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ब्लड सेल्स प्ले पाइवोटल रोल इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जो ब्लड सेल्स है वो हीमोस्टेसिस के अंदर रोल पाइवोट रोल प्ले करने लग जाती है। अब टाइप ऑफ आईटीपी देखते हैं हम। टाइप ऑफ आईटीपी का मतलब है कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के टाइप देखते हैं हम। तो इसके दो टाइप है, एक्यूट आईटीपी एंड क्रोनिक आईटीपी। एक्यूट आईटीपी के अंदर क्या होता है, अकर इन चिल्ड्रन फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, यानी वायरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के कारण बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है एक्यूट आईटीपी। एंड जो क्रोनिक आईटीपी है वो अडल्ट वुमेन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि 20 से 40 साल के एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर होता है कि जो अपना एक्यूट आईटीपी है, इसके अंदर क्या होता है, इम्यून प्लस प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण स्प्लीन को कॉज करता है ये, जो कि मैक्रोफेजेस डिस्ट्रक्ट प्लेटलेट कॉज करवाता है। जो अपना प्लेटलेट डिफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसके कॉजेज या इटियोलॉजी इस प्रकार है कि इनहेरिटेड है ये, एक्वायर्ड डिसऑर्डर लाइक ऑटोइम्यून डिजीज, इंक्रीज प्लेटलेट कंजप्शन, बोन मैरो फेलियर, या कोई ड्रग्स या फूड्स के कारण आपको ये सब कंडीशंस के कारण प्लेटलेट डिफेक्ट हो सकता है आपको। पैथोफिजियोलॉजी इस प्रकार है उसकी कि सबसे पहले आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा एंजाइम। प्लाज्मा एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण ब्रेकडाउन होगा किसका, वॉन वेलब्रेंड क्लोटिंग फैक्टर्स का ब्रेकडाउन होगा।
वन वेल ब्रांड जो अपना क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या करता है, इनहेंस करता है प्लेटलेट को, जिससे कि वो क्या होती है कि एंडोथेलियम सेल जो है उसके अडेयर यानी चिपकने में हेल्प करती है। सॉरी, अभी जो बोला था वो रॉन्ग था, वापस समझाता हूँ। तो अपना वॉल विलब्रेंड क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो इन्हेंस करता है प्लेटलेट अडेशन को, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो एंडोथेलियल सेल है वो इजीली डैमेज हो जाती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले होगा प्लाज्मा एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण ब्रेकडाउन हो जाएगा वन विल ब्रांड क्लोटिंग फैक्टर का, जो कि कॉज करेगा क्या, अपना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कि अगर एंजाइम के बिना क्या होगा, तो विदाउट द एंजाइम क्या होगा, यूजुअली लार्ज VWF यानी कि जो अपना वॉन विलब्रेंड क्लोटिंग फैक्टर था वो लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो प्लेटलेट अग्रीगेशंस है उसको प्रमोट करेगा ये। साइन एंड सिम्टम में वही है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह, हेडेक, कोमा, सीजर्स एटसेट्रा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में CBC, LFT, RFT वगैरह करवाएंगे हम। मैनेजमेंट में हमारा गोल ये रहेगा कि प्लेटलेट काउंट को सेफली किया जाए, यानी कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट को फॉलो किया जाए। ड्रग्स के अंदर हम दे देंगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देंगे लाइक प्रेडनिसोलोन एंड एजाथियोप्राइन। IV इम्यूनोग्लोबिन्स देंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स देंगे हम। तो इसी के साथ हमारा पूरा ब्लड डिसऑर्डर चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे डिजीज़ हमने करा दी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।